गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे बनने वाले फार्मूले तथा क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से थ्योरी, कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक में, सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूं। तो एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट है। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, दो द्विघाती व्यंजकों का मस x+2 है तथा लस x³ + 2x² - x - 2 है, तब व्यंजक है। आपको इस क्वेश्चन में मस x+2 दे रखा है और लस x³ + 2x² - x - 2 दे रखा है। आपको व्यंजक ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों, व्यंजक क्या होता है? जो आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या होती है वही आपका व्यंजक होता है। यानी आपको लस और मस दे रखा है, आपको पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक ज्ञात करना है, या कह सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो मस का आपको फैक्टर करके दे रखा है, गुणनखंड करके दे रखा है, इसमें कुछ करना नहीं है। लस को मैं गुणनखंड कर देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों व्यंजक को आप देखेंगे तो दोनों व्यंजक में आपका x² कॉमन है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको x प्लस का, यहाँ से मिलेगा 2। इन दोनों व्यंजक से मैं माइनस का एक कॉमन ले लेता हूं, तो हमको मिलेगा x प्लस का 2। अब यह ब्रैकेट आपका दोनों सेम है, तो एक बार लिख लेंगे x + 2 और x² माइनस का एक दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अब x + 2 है तो x + 2 ही रखना है। ये देखिए a² - b² के रूप में है। x² को हम x का स्क्वायर, एक को हम एक का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। तो आपका a² - b² का आपका फार्मूला होता है, एक कोष्ठक में a + b और दूसरे कोष्ठक में a - b। a + b, a का मान है x प्लस b का मान है a। एक कोष्ठक में a - b, a का मान है x और b का मान है -a। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको व्यंजक ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रथम व्यंजक सबसे पहले निकालते हैं। तो प्रथम व्यंजक निकालने के लिए प्यारे दोस्तों करना क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, ये आपका मौसा है, ये आपका लसा है, दोनों में कॉमन क्या है? x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है। तो सबसे पहले आपको x + 2 लिख लेना है। उसके बाद से मैंने प्रथम व्यंजक निकाला है, तो सबसे पहले वाला ब्रैकेट ले लीजिए, यानी x + 1 यदि आप इसके साथ ले लेते हैं तो प्रथम व्यंजक आपने निकाल लिया। कैसे निकाला? जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेना है, फिर पहला व्यंजक लिख लेना है। ठीक, उसके बाद से दूसरा व्यंजक कैसे लिखना है उसको भी देख लीजिए। तो दूसरा व्यंजक कैसे निकलेगा? जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना ही लिखना है, और आपको दूसरा व्यंजक, पहला व्यंजक के लिए आपने पहली संख्या लिख ली x + 1, दूसरे व्यंजक के लिए दूसरा लिख लेना है, यानी कि x - 1। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको व्यंजक लिखना है। जो दोनों में कॉमन है उसको सबसे पहले लिख लेना है, फिर पहले व्यंजक के लिए पहला नोट कर देना है और दूसरे व्यंजक के लिए दूसरा नोट कर देना है। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा, x का x में करेंगे तो x², x का +1 में करेंगे तो प्लस का x मिलेगा, प्लस का 2 का x में करेंगे तो प्लस का 2x मिलेगा, और 2 का +1 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x² x और 2x मिलेगा, प्लस का 3x
और प्लस का 2, ये पहला व्यंजक हो गया। अब इसको भी गुणा करा लीजिए, x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर, x का -1 में कराएंगे तो माइनस का x, 2 का x में कराएंगे तो प्लस का 2x और 2 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 2। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x में से -x घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 2x में से -x घटाएंगे तो प्लस का x मिलेगा और माइनस का 2। इस तरीके से आपने व्यंजक निकाल लिया। प्रथम व्यंजक आपका a है, द्वितीय व्यंजक आपका a है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं, फिर किस समय वे फिर इकट्ठा बजेंगी। यानी कि 4 घंटियां हैं जो आपका 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि यह 12 बजे बजना प्रारंभ करती है, कितने बजे, 12 बजे ये बजना प्रारंभ करती है, तो फिर कितने बजे बजेंगी। क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझिएगा। 4 घंटियां हैं जो 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी कि यदि पहली घंटी आपका 12 बज के, पहली घंटी मान लीजिए आपका 12 बज के 6 मिनट और 4 सेकंड पर बजती है, तो जो दूसरी घंटी होगी वो आपका 6 सेकंड अंतराल बजेगी, फिर तीसरी घंटी आपका 8 सेकंड अंतराल बजेगी और चौथी घंटी आपका 14 सेकंड अंतराल। यानी कि जो इनके बजने का समय का अंतराल है वो 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड है। ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि यदि वो पहली बार 12 बजे बजती है तो कितने समय बाद दोबारा बजेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्ट आपको इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकालते हैं। 4, 6, 8 और 14 है, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3, 2 दूना 4, फिर 7, फिर 2 से 1, 3, 1, 7, फिर 3 से काट लेते हैं 1, 1, 1, फिर 7, फिर 7 से 1, 1, 1, 1। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 24 सत्ते कितना होता है, 24 सत्ते कितना होता है, 7 चौक 28 को 8, 7 दूना 14 और 2 16, यानी 168 सेकंड बाद बजेगी। यदि पहली बार 12 बजे बजेगी तो 12 बजे के 168 सेकंड बाद बजेगी। तो अब आपको 168 सेकंड को मिनट में चेंज करना है। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड के यानी 120 मिनट, 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे। यदि आप 120 इसमें घटाते हैं, देखिए कितना बचता है, 48 सेकंड। यानी कि दोबारा ये घंटियां 12 बजकर 2 मिनट और 48 सेकंड पर बजेगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 4, 6, 8, 14 का एलसीएम निकालना है, जो कि आया मेरा 168 सेकंड। अब मैंने 168 सेकंड को मिनट में चेंज किया तो हमारा आया 2 मिनट 48 सेकंड। तो पहली बार 12 बजे बज रही थी, दूसरी बार क्या 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, माना ए तथा बी दो व्यंजक हैं जिनके लसा तथा मस क्रमशः कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। यदि ए प्लस बी बराबर कैपिटल ए प्लस बी हो तो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बोला जा रहा है कि दो व्यंजक ए और बी है, दो व्यंजक ए और बी है। फिर बोला जा रहा है उनका लसा तथा मस। लसा आपको ए दे रखा है और जो आपका मस दे रखा है वो आपका बी दे रखा है, और दो व्यंजक आपको दे रखा है, यह आपके व्यंजक है, व्यंजक। तो व्यंजक दे रखा है ए और बी, स्मॉल ए और बी, और लसा ए है और मौसा बी है।
तो पूछा जा रहा है यदि a प्लस बी बराबर कैपिटल A प्लस बी हो तो क्या संभव है, यानी इसको सॉल्व करने पर आप क्या पा सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। फिर इधर का भी होल स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि लसा गुणे मसा बराबर होता है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक। क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था लसा गुणे मसा बराबर आपका होता है पहला व्यंजक गुणे आपका होता है दूसरा व्यंजक। अब यहाँ पर लसा गुणे मौसा क्या है, लसा आपका ए है और मौसा आपका बी है, यानी ए गुणे बी बराबर पहला व्यंजक और दूसरा व्यंजक पहला व्यंजक आपका ए है और दूसरा व्यंजक आपका बी है, यानी स्मॉल ए गुणे बी हो सकता है। यानी कैपिटल ए गुणे बी के जगह स्मॉल ए बी लिख सकते हैं। तो आपका देखिएगा यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल होगा, क्योंकि जो स्मॉल ए बी है वह कैपिटल ए बी के इक्वल है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और दो से आपका दो कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है दो व्यंजकों का योग तथा अंतर क्रमशः 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 तथा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10 है, उसका लसा होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। बोला है कि दो व्यंजकों का योग है अंतर। मैंने मान लिया कि दो व्यंजक आपके a और b हैं। मैंने क्या माना, मैंने माना कि दो व्यंजक a और b हैं। पहला व्यंजक आपका a है और दूसरा व्यंजक आपका b है। बोला है योग और अंतर, तो मैंने योग कर दिया, दोनों व्यंजकों का योग कर दिया, यानी a प्लस b का मान इतना दे रखा है और अंतर यानी a माइनस b का मान इतना दे रखा है। यह बात आपको क्लियर है कि दो व्यंजकों का योग और दो व्यंजकों का अंतर। तो इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2। आपको निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों निकालना है लसा निकालना है। दो व्यंजक आपको दे रखा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 आपका है 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और समीकरण 2 आपका क्या है x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 10। अब जोड़ देते हैं तो 5x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 6x स्क्वायर, और देखिए 9x में से x घटाएंगे तो मिलेगा आपको 8x, फिर माइनस 10 और माइनस 4 कितना होगा माइनस का 14। मैंने क्या किया, एक समीकरण 1 और समीकरण जोड़ा तो हमको a मिला, तो समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका देखिएगा a प्लस बी समीकरण 1 है और समीकरण 2 क्या है a माइनस बी। तो समीकरण 1 का a प्लस बी है, समीकरण 2 का आपका a माइनस बी, दोनों को जोड़ा तो a b और a b कैंसिल, यानी जो 2a का मान आपका होगा वो आपका 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 14 होगा। आपको a का मान चाहिए तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए यहाँ से आप दो कॉमन लेते हैं तो ये 2a ही रखते हैं, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 7। यह दो से यह दो कैंसिल होगा, a का मान आपका आएगा 3x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 7। ये आपका a का मान है। अब b का मान निकाल लेते हैं तो a का मान चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख करके b का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a का मान a रखना है तो क्या रखना है 3, a का मान आपको रखना है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 प्लस 4x माइनस का 7 और प्लस का भी है ही, बराबर कितना दे रखा है, बराबर दे रखा है
5x² माइनस एक्स और माइनस का 4। अब सॉल्व कर लीजिए तो b का मान निकालते हैं। 5x² में से 3x² घटेगा तो मिलेगा आपको 2x² माइनस x है और एक प्लस 4x है। जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 4x और माइनस x हो जाएगा माइनस का 5 है। इधर माइनस 7 है, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 7, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 3। इतनी सी बात आपको क्लियर है। यहाँ से प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 3 दूना 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 भी होगा। तो यहाँ से होगा आपका 2x² प्लस 2x², बाहर माइनस है तो माइनस ही रखते हैं। 3 दूना 6, 3 और 2 5, यानी 3x प्लस का 2x और प्लस का 3। अब यहाँ से देखिए 2x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में तो माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा आपको 2x माइनस का 3। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा आपको 2x माइनस का 3। यह ब्रैकेट से यानी मिलेगा आपको 2x माइनस 3 यहाँ से और x माइनस 1 यहाँ से। इसका तो आपने फैक्टर कर लिया। अब आपको इसका भी फैक्टर करना है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं रफ फैक्टर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3x² प्लस 4x माइनस का 7 है, 7 3 21, 7 में से 3 घटाएंगे 4 भी होगा, यानी 3x² प्लस का 7x माइनस 3x माइनस 7। अब देखिए 3x² प्लस का 7x माइनस का 3x माइनस का 7। इन दोनों ब्रैकेट में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों ब्रैकेट में आपका केवल और केवल x कॉमन है तो मिलेगा 3x प्लस का 7। इन दोनों व्यंजक में आपका माइनस का 1 कॉमन है तो मिलेगा आपको 3x प्लस 7। तो एक ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा x माइनस 1। अब आपका a का जो मान है आपका a है और b का मान आपका a है। अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आपका एक तो है x माइनस 1, तो x माइनस 1 दोनों में कॉमन है। और क्या बच रहा है उसको भी नोट कर लीजिए। तो आपको बच रहा है 2x माइनस का 3 बच रहा है और मिल रहा है आपको 3x प्लस का 7। तो इस तरीके से आपसे लसा पूछा जा रहा था तो लसा मैंने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन होता है उसको नोट करते हैं, फिर जो बचता है उसको नोट करते हैं। तो दोनों में कॉमन x माइनस 1 नोट कर दिया, बचा क्या 2x माइनस 3 और 3x प्लस 7। तो यही आपका लसा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया ताकि छात्रों को कक्षाओं की संख्या छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्रमशः है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर बोला गया अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया जाता है, यानी कि जो बॉयज है, जो लड़कों की संख्या है वो आपको दे रखा है 391 और जो लड़कियों की संख्या है वो आपको दे रखा है 323। लेकिन कंडीशन ये आपका है कि आपको अधिकतम संभव समान कक्षाओं में, यानी आपको समान कक्षाओं में बैठाना है, यानी कि जितनी कक्षा आपके लड़कों का होगा उतने ही कक्षा लड़कियों की होगी। तो प्रत्येक कक्षा में लड़कों और लड़कियां कितनी आएंगी ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका मान लीजिए 18 लड़के हैं, ठीक 18 लड़के हैं और मान लीजिए लड़कियों की संख्या आपका 24 है। 18 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 24 है, लेकिन जितनी कक्षा इनको आवंटित है, जितना क्लास इनको है आवंटित उतना ही क्लास इनको भी आवंटित है। मान लीजिए 6 क्लास इनको भी मिलता है, 6 रूम इनको भी मिलता है और 6 रूम इनको भी मिलता है। यही कंडीशन है कि 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं, लेकिन जो इनके कक्षाओं की संख्या है, जो क्लासरूम की संख्या है वह समान है। तो यहाँ पर भी क्लासरूम की संख्या समान है, तो कितने एक कक्षा में
एक कक्षा में जो लड़के आएंगे वह 3 आएंगे, 3 छक्का 18, यानी 3 लड़के बैठेंगे 6 रूम में तो 18 हो जाएगा। और 24 लड़कियां हैं, लेकिन कक्षाओं की संख्या सेम ही है, यानी कि प्रत्येक कक्षा में 4 लड़कियां बैठेंगी। तो सेम कॉन्सेप्ट, इस पर ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मौसा निकालना होता है। तो 3 से देखिए काटेंगे तो 3 एक कम 3 का नहीं कटेगा, फिर ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो सबसे पहले 17 से देख लीजिए, तो 17 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, फिर 23 एक कम 23, फिर इसको भी 17 से काट लीजिए। तो यहाँ से 17 एक कम 17 बचे कितना आपका 17 एक कम 17 बचे आपका 17 3 20, यानी 15 153 बचे। तो 17 9 153। तो आपने मौसा निकाल लिया 17। तो यानी जो कक्षाओं की संख्या है, जो क्लासरूम की संख्या है, वह 17 आपने पता कर लिया। बोला है कंडीशन में कि कक्षाओं की संख्या समान है, तो कक्षाओं की संख्या समान हो गई। तो इसका सेंस ये है कि जो लड़के होंगे प्रत्येक कक्षा में 23 बैठेंगे और जो लड़कियां होंगी वह प्रत्येक कक्षा में 19 बैठेंगी, तभी वह समान कक्षाओं में बैठ सकती हैं। तो क्वेश्चन का मतलब आपने समझ गया होगा और यही आपका आंसर भी है, यानी कि प्रत्येक कक्षा में 23 लड़के बैठेंगे और प्रत्येक कक्षा में 19 लड़कियां बैठेंगी, तो समान कक्षाओं में विभक्त किया जा सकता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड तथा 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे पुनः पहली बार अपने प्रारंभिक बिंदु पर आने में कितने समय बाद मिल पाएंगे। कितने धावक हैं? 4 धावक हैं। ए है, बी है, सी है और डी है। 4 धावक मैंने ले लिया, ए बी सी डी है, मैंने मान लिया। बोला है कि 200, 300, 360, 450, 200, 300, 360 और 400, 450 है, 450 सेकेंड लगाए, मतलब कि अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने इस पथ का चक्कर पूरा करने में इतना सेकेंड लगाए, यानी कि जो धावक ये है 200 सेकेंड लगाता है, धावक बी 300 सेकेंड, धावक सी 360 और धावक डी आपका 450, यानी कि सबसे ज्यादा समय धावक डी लगाता है। तो बोला है कि यदि चारों धावक किसी वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो बोला है कि कब वह पुनः सेम पॉइंट पर मिलेंगे, यानी जहां से दौड़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए एक बार एक चक्कर लगा लिए, तो एक चक्कर लगाने के बाद यदि यह इतना समय लेते हैं, 200, 300, 360 और 450 सेकेंड लेते हैं, तो पुनः कब वह एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक ही बिंदु पर पुनः कब मिलेंगे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। कितना है आपका 200 है, फिर आपका 300 है, फिर आपका 360 है, फिर आपका 450 है। तो सबसे पहले सबके आगे 0 है तो 10 से काट देते हैं। तो 10 दूना 20 0, 10 तिया 30 0, और इसका 0 कटेगा तो ये आएगा 36, और इसका 0 कटेगा यानी 45 आएगा। अब किससे काटेंगे? 2 से, तो 2 दाइयां 20, 2 15 30, 2 18 36, ये 45 ही रहेगा। फिर 2 से काटिए तो 2 5 10 15, फिर 2 9 18, फिर 45। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से 5 हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 का 9, 15 3 45, फिर 3 से काटिए तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर 5 से काटिए 1 1 1 1। तो अब गुणा करा दीजिए, 10 दूना 20 दूना 40 और 40 दिया कितना होता है 120 गुणे 3 त्रिका 9, सॉरी 10 दूना 20 दूना 40, 40 दिया 120 और 3 बचे कितना होगा 15 होगा। अब 15 का 120 में गुणा कराइए तो 15 जीरा 0, अब 15 बढ़ाइया में 180, यानी कि यदि वह इस 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड
समय लेते हैं तो पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे। कितने सेकंड बाद? 1800 सेकंड बाद मिलेंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए x² - 3x - 4 तथा x³ - 2x² - nx - 3 के महत्तम समापवर्तक में x सम्मिलित है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि आपको n का मान कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन में आपसे n की वैल्यू पूछी जा रही है कि n का मान कितना होगा। तो सबसे पहले n का मान निकालने के लिए हमको x का मान पता होना चाहिए। यदि मैं x का मान पता कर लूं तो n का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी x² - 4x माइनस का x -4 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो x² - 4x प्लस x -4 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा x -4। इन दोनों व्यंजक में प्लस का 1 कॉमन है तो मिलेगा x -4 बराबर 0। अब यह ब्रैकेट सेम है, यानी मिलेगा आपको x -4 और आपका x + 1। तो यहाँ से x के दो मान आएंगे। यहाँ से x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा 4। यहाँ से x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा माइनस का 1। मैंने आपको बताया था हमेशा जो x का मान लिया जाता है वह प्लस वाला लिया जाता है। कभी भी x का मान लीजिए, जैसे कि 2x के मान आए, एक आपका प्लस का 4, एक आपका माइनस का 1, तो हमेशा आपको प्लस वाला मान लेना है, यानी x बराबर 4 हमको रखना है। तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 4 इस समीकरण में रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस n गुणे 4 माइनस का 3 बराबर 0। 0 लिखे या ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं है। 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 आपका आएगा, माइनस 2 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, माइनस आएगा 4n और माइनस का 3 बराबर 0 लिख लीजिए आपके सुविधा के लिए। ठीक, अब देखिए 64 माइनस का 32 माइनस का 4n और माइनस का 3 बराबर 0। अब देखिए 64 है, माइनस का 32 में से -3, -32 और -3 कितना होगा माइनस का 35 माइनस का 4n बराबर 0। अब माइनस का 4n बराबर क्या होगा 64 में से, देखिएगा 64 में से 35 घटाएंगे तो 29 मिलेगा और माइनस का 4n मिलेगा बराबर 0। तो 4n बराबर क्या मिलेगा 29। तो यहाँ से n बराबर क्या मिलेगा 29/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इस तरीके से सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा और x का मान इस समीकरण में रखिएगा तो n का मान आपका आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1680, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1683, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1763 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1769। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं प्यारे दोस्तों आपको ऐसे बताऊंगा कि मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। एक बात इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर बोला गया 3 शेष बचता है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। संख्याएं दे रखा है 5, 6, 7 और 8। ये 4 संख्याएं हैं। कोई संख्या है जिसको 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है,
सबसे पहले 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना होता है। क्या बोला है? 3 शेष बचता है, तो एलसीएम निकालने के बाद जो आपका एलसीएम आता है उसमें 3 जोड़ देना होता है, वही आपका आंसर होता है। तो देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, तो ये 5 होगा, 2 3 6 होगा, 7 होगा, 2 4 8 होगा, फिर 2 से, तो यहाँ पर 2 2 4 होगा, 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा, फिर 2 से, तो 2 1 2 होगा, 7 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 से 1 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 5 होगा, फिर 5 से 5 1 5 1 7 1, फिर 7 से काटिए तो 1 1 1 1, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 बच्चे 120, 120 यहाँ तक आया। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 बच्चे 120 गुणे का 7 कर दीजिए, तो कितना आया? 12 सत्ते 84 होता है, एक जीरो लगा दीजिए। यानी इन चारों संख्याओं का जो एलसीएम आया 840 आया। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है कि एलसीएम निकाल करके जितना शेष बचता है उतना जोड़ दीजिए। तो कितना शेष बचता है? 3 शेष बचता है, तो 3 जोड़ दिया, यानी 883 आपका आया। अब देखिए ऑप्शन में कोई है, तो आप देखेंगे ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी ऐसा कंडीशन आए कि आपका आंसर तो ए आ रहा है लेकिन ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना होता है? 840 आपका एलसीएम था, इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 चौका 8, फिर 2 8 16, यानी 1680 आया। एलसीएम में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 1680 आया, और शेष कितना बच रहा था? 3, तो 1680 में 3 जोड़ेंगे तो 1683। आप देखेंगे कि 1683 आपके ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो घबराइएगा नहीं, कभी भी यदि आपका ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आपका 840 एलसीएम आया था, 3 शेष बच रहा, तो उसको जोड़ा तो 883 नहीं दिया है, तो करना क्या होता है? इसी का मल्टीपल दिया रहता है, यानी 840 का मल्टीपल, यानी 840 गुणे 2 किया तो 1680 आया, और शेष बच रहा था 3, मैंने 3 जोड़ दिया तो 1683 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, यदि x स्क्वायर प्लस px प्लस q तथा x स्क्वायर प्लस lx प्लस m का समापवर्तक x प्लस k है, तो k का मान है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, बोला है कि x स्क्वायर प्लस px प्लस q तथा x स्क्वायर प्लस lx प्लस m का समापवर्तक जो दिया है वो आपका x प्लस k दे रखा है, तो k का मान ज्ञात करना है। यानी कि समापवर्तक का सेंस ये है कि इन दोनों का जो कॉमन है, इन दोनों का जो मौसा का जो मान है वह x प्लस k है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यहां से आप देखिएगा x प्लस k बराबर हम 0 लिख सकते हैं, तो x का मान कितना आएगा? माइनस का k। अब x का मान माइनस k आया, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में। अब x का मान माइनस के समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर माइनस के समीकरण 1 में, तो x बराबर माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर प्लस p है, x का मान माइनस के रखा, समीकरण 1 में रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको आप मान लीजिए बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब x का मान माइनस के, x बराबर माइनस के समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो x बराबर माइनस के समीकरण 2 में रखेंगे तो माइनस के का स्क्वायर प्लस का यद गुणे माइनस के प्लस का यम बराबर 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए माइनस के का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा के स्क्वायर, और माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। अब p का गुणा k में कराएंगे तो मिलेगा आपको pk, और प्लस का q है ही, ये आपका समीकरण 3 ही है। मैंने क्या किया? इन सबको सॉल्व कर लिया। अब समीकरण नंबर 4 देखिए, माइनस के का आप स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, अब माइनस और प्लस आपका होगा माइनस, यल का के में गुणा कराएंगे तो यल के मिलेगा, और आपका प्लस का यम है ही, तो इसको मैंने मान समीकरण नंबर 4। मैंने क्या किया? समीकरण 3 और 4 को हल करके यह ले आ लिया। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण
2 से समीकरण 1 से 2 घटाते हैं तो समीकरण 3 से 4 घटाते हैं, 3 आपका है के स्क्वायर माइनस पी के प्लस क्यू, और समीकरण नंबर 4 आपका क्या है के स्क्वायर माइनस का यल के और प्लस का यम। अब घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ए माइनस करेंगे ए कैंसिल होगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ए वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो ए आपका प्लस में है, इस माइनस से प्लस होगा यानी यल के होगा, और ये माइनस में होगा माइनस का पी के होगा। अब देखिए यह माइनस है ऊपर वाला प्लस है तो प्लस वाला को लेते हैं पहले, यानी क्यू माइनस एम बराबर 0। आपको मान निकालना है के का, तो ध्यान से देखिएगा इन दोनों व्यंजक में मैं आपका के का मान लेता हूं तो मिलेगा यल माइनस का पी बराबर। अब इन दोनों वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूं दाएं तरफ, तो माइनस एम है तो प्लस एम हो जाएगा, प्लस क्यू है दाएं तरफ जाएगा तो माइनस का क्यू हो जाएगा, तो के बराबर आपको क्या मिल जाएगा यम माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यल माइनस पी। अब देखिए ऑप्शन में कोई है यम माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यल माइनस पी, ऑप्शन में नहीं है। यहां से आप देखिए ऑप्शन से मैच कराने के लिए क्या करना होगा, अंश और हर में माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस वाला मान है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला मान है ये माइनस हो जाएगा, फिर नीचे भी माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस वाला मान है यानी माइनस पी हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला मान है ये हो जाएगा माइनस, यानी जो आपका आंसर होगा वो आपका q माइनस एम डिवाइडेड बाई p माइनस यल होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपका ऑप्शन ना मैच करे तो माइनस और प्लस से गुणा करा लीजिएगा, जिससे आपका ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाए। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है दो व्यंजकों का मसब p प्लस 3 तथा लसब p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर माइनस p प्लस 105 है, यदि उनमें से एक व्यंजक p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 21 हो तो दूसरा व्यंजक होगा। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक माली को पौधे को मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधे, उसके बाद 6, फिर 8, उसके बाद 9, फिर 12, लेकिन प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता है। प्रत्येक बार एक पौधा बच जाता था। एक लाइन में 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा नहीं बचता। उसके पास पौधों की न्यूनतम संख्या थी। तो यह क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है कि प्रत्येक में कितना पौधा लगाता है 5। प्रत्येक में पौधा जो लगाता है 5, उसके बाद से लगाता है 6, उसके बाद से लगाता है 8, फिर उसके बाद से लगाता है 9, फिर लगाता है 12। बोला जा रहा है कि मिश्रित संख्या लगानी थी। पहले उसने प्रत्येक में 5 पौधा, 6 पौधा, 8 पौधा, 9 पौधा और 12 पौधा लगाया, फिर भी लेकिन प्रत्येक बार एक पौधा शेष बच जाता है। यानी कि इतने पौधे लगाने के बाद भी प्रत्येक बार एक पौधा शेष बचता है, लेकिन यदि वह 13 पौधा लगाता है तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आपको समझना है। मैंने आपको बोला था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकाल करके उसमें 1 जोड़ देना है। तो सबसे पहले इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 5 कटेगा नहीं, 5, 2 3 6, 2 चौका 9, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से तो 5, 3, 1, 9, फिर 3 से काट लीजिए तो 3 एकम 3, 1, 3 3 का 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ 5 है तो फिर 3 से 1 1 1 1, फिर 5 से काट लीजिए तो यहाँ पर 5 है तो 5 से काटेंगे तो 1 1 1 1 1। अब इनका गुणा कराइए तो 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 दिया कितना होता है 72।
72 ये हो गया। अब बचा है 5, तो गुणे 5 करेंगे तो 5 गुना 10, 5 सते 35, 1 36, यानी 360 आया। लेकिन बोला है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल करके जितना शेष बचता है उतना जोड़ देते हैं, तो प्लस का 1 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना होगा 361। लेकिन प्यारे दोस्तों 361 आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यदि आप 361 टिक करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि 13 पौधे लगाने पर कोई पौधा शेष नहीं बचता है। इसने बोला कि 5, 6, 8, 9, 12 लगाने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। लेकिन यदि हम 13 पौधा लगाते हैं तो एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो क्या देखिए, यदि मैं 361 को 13 से डिवाइड करूं तो होता है कि नहीं। यदि 361 आपका 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो 13 गुना 26 बचे 10 और 1। क्या 13 के पहाड़ा में 101 आता है? नहीं आता है, यानी कि आपका 361 आंसर नहीं होगा। अब देखिए 361 नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था यदि आपका यह आंसर नहीं होता है, यानी एलसीएम में 1 जोड़ने पर आंसर नहीं आता है, तो इसी के मल्टीपल में आपको चेक करना है। तो इसी के मल्टीपल में आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, यानी 360 का 10 से मल्टीपल कराएंगे तो 3600 होगा। ठीक, इसी का मल्टीपल मैंने लिया तो 3600 होगा, प्लस इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 3601। अब यदि 3601 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो 13 से 13 गुना 26 बचे आपका कितना 26, 10 और यहाँ से 10 बचा और 0 बचा, यानी 100 है। तो 13 सते 91, फिर 9 बचेगा 1 बचेगा, यानी 13 सते 91, यानी कि उसके बाद जो न्यूनतम पेड़ों की संख्या होगी वो आपका 3601 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 5, 6, 8, 9, 12 पौधा लगाने पर एक भी पौधा शेष नहीं बचता था। सॉरी, 5, 6, 8, 9, 12 पौधा लगाने पर प्रत्येक दशा में एक पौधा शेष बचता था। तो मैंने 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम निकाला जो कि 360 आया। बोला कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है, कब? जब 5, 6, 8, 9, 12 पौधा लगाता है। तो मैंने 1 जोड़ दिया तो 361 आया। तो मैंने देखा कि 361 ऑप्शन में था ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कंडीशन आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 13 पौधा लगाने पर एक भी पौधा शेष नहीं बचता है। तो मैंने देखा कि 361 को मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। कब? यदि पूरी तरह से 361 में 13 से भाग जाता तो आपका 361 ही ऑप्शन सही होता। तो मैंने क्या किया 360 का मल्टीपल देखा तो 3600 हुआ, एक शेष बच रहा था, 1 जोड़ दिया 3601 को चेक किया तो 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा था, यानी कि उसके पास जो पौधों की न्यूनतम संख्या है वह 3601 है। इस तरीके से क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप ध्यान से समझिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका है 60, ऑप्शन नंबर बी आपका है 120, ऑप्शन नंबर सी आपका है 180 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 240। बोला है निम्नतम संख्या होगी, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। बोला है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जाए, यानी कि एक या 6, 8 और 10 का समूह बना रहे हैं, यानी एक समूह में या तो 6 बच्चा होगा या तो 8 बच्चा होगा या तो 10 बच्चा होगा। तो निम्नतम कितने, तो पूछा जा रहा है निम्नतम संख्या होगी, तो विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या कितनी होगी कि यदि हम
प्रत्येक समूह 6 का बनाए या प्रत्येक समूह 8 का बनाए या प्रत्येक समूह 10 का बनाए तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको 6, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहे कि हम चाहे 6 का समूह बनाए, चाहे 8 का समूह बनाए, चाहे 10 का समूह बनाए तो हमारा समूह बन सके। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 से 3, 2 दूना 4 5, फिर 2 से 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या है, 2 दूना 4 दूना 8 3 24, 24 बच्चे कितना होगा 120, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 बच्चे 120। यानी कि यदि विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 120 रहे तो हम 6 का भी समूह बना सकते हैं, 8 का भी समूह बना सकते हैं और 10 का समूह बना सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो है क्वेश्चन नंबर 18। तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए जिससे और लोगों को भी अच्छी से अच्छी क्लास निःशुल्क मिल सके। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।